तो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान असली अकेडमी में। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 फिजिक्स का चैप्टर नंबर 1 जो कि है प्रकाश का परावर्तन तथा अपवर्तन। इसके पहले वाली वीडियो में समतल दर्पण क्या होता है, उससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और पेपर में न्यूमेरिकल कहाँ से आते हैं, किस टाइप के प्रश्न बनते हैं, वहां तक देख लिया था। आज देखेंगे कि गोलीय दर्पण क्या होता है, उससे प्रतिबिंब कैसे बनते हैं और आगे जो भी कुछ होगा। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारा टॉपिक होगा गोलीय दर्पण। तो गोलीय दर्पण के बारे में समझ लेते हैं। गोलीय दर्पण, ठीक, अब दर्पण शुरू हो जाएगा यहाँ से। गोलीय दर्पण, तो गोलीय दर्पण क्या होता है सबसे पहले ये समझेंगे। ठीक, मान लीजिए कोई एक कांच का गोला है, कांच का कोई एक गोला है। ठीक, अगर हम इसको दो भागों में काट दें, इस कांच के गोले को अगर हम दो भागों में काट दें तो दो आकृति हमको प्राप्त होगी। एक तो ऐसे, दूसरी ऐसे। ठीक, दो आकृति ऐसे प्राप्त हो जाएगी। अगर हम इस वाली, जो ये फर्स्ट वाली आकृति, मान लीजिए फर्स्ट वाली आकृति हमको ये वाली प्राप्त हो गई, सेकंड वाली ये। ठीक, दो आकृति हमको प्राप्त हो गई। अगर ये दो आकृति में हमने एक के पीछे आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया, जो कि शीशे में, अगर आपके घर में शीशा होगा, जब कभी टूटा होगा तो उसके पीछे कुछ पेंट टाइप का किया हुआ होता है, वही होता है आयरन ऑक्साइड का पेंट। ठीक, जिसे हम कलई भी बोलते हैं। एक आकृति में हमने इस प्रकार कर दिया, दूसरी आकृति में हम यहाँ से आगे से कर दिया और पहली आकृति में पीछे से कर दिया। ठीक है, इसी दर्पण को हम बोलते हैं, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण। अवतल दर्पण, ठीक, एक मिनट, हाँ सही है, ये हमारा हो गया अवतल दर्पण और ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण, ठीक, ये हमारा अवतल दर्पण हो गया, ये हमारा उत्तल दर्पण हो गया। एक बार मैं फिर से बना के दिखा देता हूँ। देखो, सबसे पहले इस टाइप की जब हमको दर्पण दिखेगा तो ये हमारा हो जाएगा अवतल दर्पण, और जब इस टाइप का दर्पण दिखेगा ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण। ठीक है, उत्तल दर्पण को हम एक तरह और बना सकते हैं, देखो ऐसे, इस प्रकार से। ठीक, इसमें जो वस्तु रखी जाएगी इस तरफ रखी जाएगी, वो आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण आप पहचान लिए होंगे, तो इसकी परिभाषाएं क्या होती हैं आइए देखते हैं। तो हमने देख लिया कि उत्तल दर्पण तथा अवतल दर्पण बनते कैसे हैं। अब इनकी हम परिभाषाएं देखेंगे। सबसे पहले हम देख के तो बता सकते हैं कि उत्तल दर्पण है कि अवतल, लेकिन परिभाषा तो कुछ होनी चाहिए। अगर हमको किसी को बताना है कैसे होता है, तब जैसे हमारे पास मौजूद नहीं है, अगर हमको बताना है तो परिभाषा के थ्रू बताएंगे ना। तो परिभाषा देखते हैं कैसे बनेगी। ठीक, सबसे पहले एक उत्तल दर्पण बना लेते हैं, अवतल बनाएंगे सबसे पहले। तो ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। ठीक, जब अवतल दर्पण के पीछे अगर कलाई की गई है तो वह परावर्तक तल यही वाला होगा, मतलब कि ये वाला जितना परावर्तक तल दिख रहा है परावर्तक तल यही होगा। अवतल दर्पण की परिभाषा बनाएंगे, अवतल दर्पण को हम कह सकते हैं, देखो परिभाषा देख के बनाएंगे, अवतल दर्पण। ठीक, ये इसका परावर्तक तल होगा, क्योंकि जब वस्तु रखी जाएगी, जब किरण चलेगा तो यहीं से टकराकर परावर्तित होगा। ठीक है, क्योंकि परावर्तक तल यही होगा, क्योंकि पीछे क्यों नहीं परावर्तक होगा, क्योंकि पीछे कलाई की गई है। तो अवतल दर्पण की हम परिभाषा बताएंगे कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है, धंसा हुआ होता है, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं, उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है, देखो परावर्तक तल जो है इसका धंसा हुआ है, क्योंकि ऐसे ही तो बना है, ऐसे कलाई पीछे की गई है, तो परावर्तक तल तो धंसा हुआ है ना। तो सिंपल सी बात है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। जबकि उत्तल दर्पण क्या होता है, परिभाषा बहुत ही आसान है कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है उसे हम अवतल दर्पण कहते हैं। उत्तल दर्पण में क्या होता है, उत्तल दर्पण इस प्रकार होता है और इसकी आगे कलाई की गई होती है। ठीक, परावर्तक कहाँ से होगा, यहाँ से होगा, मतलब यहाँ से जब किरण चलेगी तो यहाँ से परावर्तक मतलब परावर्तित हो जाएगी, लेकिन जब पीछे से चलेगी तो कोई परावर्तन नहीं होगा, क्योंकि पीछे आगे का भाग हमारा पेंट किया गया है, जबकि पीछे वाला भाग पेंट नहीं किया गया है। तो यही फर्क होता है हमारे उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। इसका परावर्तक तल जो होता है
वो धंसा हुआ होता है, जबकि इसका परावर्तक तल जो होता है उभरा हुआ होता है। तो उत्तल दर्पण की हम परिभाषा क्या बताएंगे? उत्तल दर्पण की हम परिभाषा बोल सकते हैं कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है। ठीक है, तो वह दर्पण जिसका परावर्तक तल उभरा हुआ होता है, देखो इसमें उभरा हुआ है क्योंकि ऐसे ही तो बना है इस प्रकार से। इसका उभरा हुआ तल यही तो है, पीछे आगे कलाई की गई है, पीछे वाला तल उभरा हुआ है। उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में यही डिफरेंस होता है। ठीक है, तो बहुत ही आसान है, आप याद कर लीजिएगा कि वह दर्पण जिसका परावर्तक तल धंसा हुआ होता है उसे अवतल दर्पण कहते हैं, जिसका उभरा हुआ होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। अब आइए देखते हैं इनकी कुछ बातें। तो अब हम देखेंगे गोलीय दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं। ठीक, तो सबसे पहले हम अवतल दर्पण बना लेते हैं। जरूरी नहीं कि अवतल दर्पण ही बने, उत्तल दर्पण ही बना लेते हैं, लेकिन जो परिभाषाएं होंगी, जो इसमें पॉइंट होंगे, वो दोनों में होंगे। ठीक, तो ये मान लीजिए हमारा हो गया अवतल दर्पण। तो कैसे कह सकते हैं हम ये अवतल दर्पण है? क्योंकि इसका परावर्तक पृष्ठ जो हमको दिख रहा है वो है दबा हुआ, और यही अवतल दर्पण की परिभाषा होती है। ठीक, तो इसी परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर एक बिंदु होता है P, इसे बोलते हैं पोल। P से डिनोट करते हैं और इसे बोलते हैं हिंदी में ध्रुव। ठीक, अगर हमको इसी पोल को परिभाषित करना है तो हम कैसे परिभाषित कर सकते हैं? क्या हम इसको यह बोल सकते हैं कि परावर्तक पृष्ठ ही तो है, परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को हम ध्रुव कहते हैं। ठीक, या बोल सकते हैं परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर एक बिंदु होता है जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक, तो इसको हम लिख सकते हैं ध्रुव की परिभाषा। ठीक, तो दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर एक बिंदु होता है। दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र पर एक बिंदु होता है। जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक, सिंपल सी बात है, जिसे हम ध्रुव कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं इसका नेक्स्ट टॉपिक क्या होता है। तो हमने ध्रुव के बारे में जान लिया। अब देखते हैं वक्रता केंद्र क्या होता है। वक्रता केंद्र मतलब कि जैसे हमने जाना था कि ये जो दर्पण बना है एक गोले से बना है, ऐसा ही गोला था, उसको हमने बीच से काट दिया था, एक अवतल दर्पण प्राप्त कर लिया था, एक उत्तल दर्पण। इस गोले का कोई केंद्र भी तो होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है गोला वृत्त की तरह होता है, वृत्त का एक केंद्र होता है। ठीक, तो इसकी वक्रता केंद्र जो होगा, मतलब वही केंद्र, लेकिन दर्पण में ये बोला जाता है वक्रता केंद्र। ठीक, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं? वक्रता केंद्र इसका यहीं पर होगा, क्योंकि अगर हम देखें तो गोला बना है तो यहीं पर सेंटर आ रहा है। ठीक है, तो इसको ऐसे पोल से मिला देंगे। इसको वक्रता केंद्र को हम C से डिनोट करते हैं। ठीक, इसको थोड़ा और आगे कर लेते हैं, क्योंकि हम तो जानते हैं केंद्र पर ही बनेगा, इसको हम थोड़ा बढ़ा लेते हैं। ये हो गया हमारा C। ठीक, तो वक्रता केंद्र की परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। बोल सकते हैं ना, क्योंकि जो गोला था जो हमने काटा था कांच का गोला, वो खोखला था ना कि ठोस था। तो हम वक्रता केंद्र की परिभाषा दे सकते हैं, क्योंकि इसी गोले का केंद्र ही है। अगर हम इमेजिन करें कि अगर गोला हम बनाएं तो केंद्र इसका तो जरूर ही होगा, तो हम उसी गोले के केंद्र को परिभाषित कर सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। बोल सकते हैं, तो ऐसे लिखेंगे कि गोलीय दर्पण कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, कांच के जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी गोले के केंद्र को हम उसी गोले के
केंद्र को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं, वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक, एक परिभाषा हमारी हो गई। वक्रता केंद्र जान लिया हमने, ध्रुव के बारे में जान लिया। अब जानते हैं फोकस। तो अब हम देखते हैं वक्रता त्रिज्या, क्योंकि फोकस अभी हम क्यों नहीं देख सकते उसको हम आगे कारण बताएंगे कि नेक्स्ट टॉपिक हम फोकस क्यों नहीं ले सकते यहाँ पर। तो सबसे पहले देखेंगे वक्रता त्रिज्या। तो त्रिज्या क्या होती है? मान लीजिए कोई ये वृत्त है, ये इसका केंद्र है और ये इसकी परिधि है। तो केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। तो ये भी तो एक गोले का कटा हुआ भाग होता है। तो ये इसका केंद्र हो गया। मान लीजिए यही गोला, इसी को हम दर्पण काट के बनाए, तो ये जो गोला हो गया इसके केंद्र को और परावर्तक पृष्ठ को, मतलब ये मान लीजिए हमारा परावर्तक पृष्ठ हो गया। तो ये हमारा जो यही, अगर इतनी दूरी हम देखें तो यही हमारी वक्रता त्रिज्या होगी, क्योंकि गोले की त्रिज्या को हम वक्रता त्रिज्या कह सकते हैं। ठीक, तो ये हमारा केंद्र हो गया। अगर मान लीजिए हम दर्पण को अगर पूरा ऐसे बना दें, चलो बना ही देते हैं। ठीक, मान लीजिए ये हमारा गोला हो गया। ठीक, अगर ये इसका केंद्र है, मतलब बन तो नहीं पाया, रुक जाओ सही से बना देते हैं, पूरा इसको केंद्र बना ही देते हैं। ठीक, मान लीजिए हमारा ये गोला हो गया, ये इसका केंद्र हो गया। इसी को तो हम वक्रता त्रिज्या बोलेंगे, इतनी ही दूरी को, क्योंकि वक्रता सॉरी केंद्र और परिधि को मिलाने वाली रेखा को हम त्रिज्या कहते हैं। तो वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हम कैसे देंगे? वक्रता त्रिज्या की परिभाषा हम दे सकते हैं, वक्रता त्रिज्या जैसे वक्रता केंद्र की परिभाषा दिया था वैसे ही। ठीक, तो हम बोल सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी खोखले गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं कि गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, जिस खोखले गोले का कटा हुआ भाग होता है, उसी गोले की त्रिज्या को हम दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। दर्पण की वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक, तो वक्रता त्रिज्या हमने जान लिया। अब जानते हैं कि मुख्य अक्ष क्या होता है। तो अब देखते हैं मुख्य अक्ष। देखो थोड़ा बोर्ड पे राइटिंग कम सही बन रही है, तो राइटिंग से कोई मतलब नहीं है, बात है समझने की। ठीक, तो वर्ड हमारा समझ में आ रहा है, बात इस पर डिपेंड करती है। ठीक, तो राइटिंग समझ जाइएगा। तो अब देखते हैं मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष क्या होता है, सबसे पहले परिभाषा लिख देते हैं तो आपको समझ में आ जाएगा। मुख्य अक्ष, ठीक, तो समझेंगे मुख्य अक्ष क्या होता है। तो मुख्य अक्ष की हम परिभाषा दे सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक, तो लिख सकते हैं दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को सी से डिनोट करते हैं, तथा सी लिख देते हैं, मतलब वक्रता केंद्र, दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मुख्य अक्ष कहते हैं, या दर्पण का मुख्य अक्ष कहते हैं, जो भी लिखेंगे मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष के बारे में जान लिया, मतलब कि यही इतनी दूरी, जरूरी नहीं है कि इतनी दूरी हम इसको बढ़ा सकते हैं आगे। तो यही हमारी जो रेखा दिख रही है इतनी बड़ी, आपको इसका कोई नाम भी दे सकते हैं, अलग बाद में देंगे। तो यही जो रेखा दिख रही है इसी को हम मुख्य अक्ष बोलते हैं। अब देखते हैं कि फोकस क्या होता है। ठीक, तो हम देखेंगे फोकस किसको कहते हैं। ठीक, तो फोकस देखने के लिए इस परिभाषा से पहले देखेंगे फोकस, या दर्पण का फोकस, इसे हम एफ से डिनोट करते हैं। इसकी परिभाषा होगी कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें। ठीक, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर
दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, ठीक, जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती हैं, उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं। ठीक, तो जो परिभाषा बोला उसी के हिसाब से हम देखेंगे। क्या बोला? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं। इसे एफ से डिनोट करते हैं। सबसे पहले इसको मिटा देते हैं। तो यहीं पर एक फोकस बिंदु होगा जिसे एफ बोलते हैं, जिसे फोकस बोलते हैं। तो परिभाषा क्या बोली? दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर। तो ये हमारा मुख्य अक्ष है, इसके समांतर हम कोई रेखा अगर ले जाएंगे तो जब दर्पण के परावर्तक पृष्ठ पे पड़ेगी तो सीधा इसी फोकस से होती हुई निकल जाएगी। अगर हम कोई रेखा यहाँ से भी डालें अगर परावर्तक पृष्ठ पे, तो सीधा जब दर्पण पे पड़ेगी परावर्तन के पश्चात फिर से फोकस पे जाएगी। तो यही बोल रहा है परिभाषा में कि दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से जाती हुई प्रतीत होती है, उसे हम दर्पण का फोकस कहते हैं। अगर आप पूछ सकते हो कि क्यों फोकस से जाती है, तो यही क्वालिटी होती है हमारी दर्पण की। कोई भी दर्पण होगा अगर उसमें फोकस है, फोकस ही होगा। फोकस है, अगर उस पर कोई प्रकाश किरण डाली जाएगी परावर्तक पृष्ठ पे, तो फोकस से होकर जाएगी और कहीं से नहीं होकर जाएगी। ठीक, तो यही हो गई हमारी फोकस की परिभाषा। अब देखते हैं नेक्स्ट परिभाषा क्या है। तो नेक्स्ट परिभाषा है हमारी फोकस दूरी। तो देखो, फोकस दूरी को हम ऐसे समझ सकते हैं। इसमें फोकस दूरी की परिभाषा हम लिख सकते हैं कि दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। सिंपल सी बात है। दर्पण के ध्रुव तथा फोकस दूरी के बीच की दूरी को हम फोकस दूरी कहते हैं। नेक्स्ट परिभाषा हमारी दर्पण का द्वारक। तो दर्पण के द्वारक की परिभाषा हम बोल सकते हैं, द्वारक मतलब द्वार, गेट। ठीक, तो यही दर्पण का हमारा द्वारक हो जाता है। इतनी दूरी हमारे दर्पण का द्वारक हो जाता है। इसकी परिभाषा हम क्या दे सकते हैं कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को, ठीक, परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। मतलब यही द्वार, ठीक, यही बोला है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को हम दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो हमने जितनी परिभाषाएं इसमें इंपॉर्टेंट थी वो हमने देख लिया है। परिभाषाएं आपको जरूरी नहीं है कि याद हो, बोर्ड एग्जाम में ये नहीं पूछी जाती है, लेकिन आगे की कंडीशन के लिए हमको इनको जानना बहुत जरूरी है। परिभाषा आपसे कभी नहीं पूछेगा कि बताइए दर्पण की मतलब कि फोकस की परिभाषा क्या होती है, लेकिन फोकस जानना जरूरी है, उसकी परिभाषा जानना जरूरी है आगे के कॉन्सेप्ट के लिए। तो अब आगे का टॉपिक देखते हैं। तो आगे का टॉपिक है हमारा गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। तो प्रतिबिंब को बनाने से पहले इसमें कुछ नियम है, उसके बारे में हम देख लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहला नियम हमारा क्या है? तो मान लीजिए कोई एक गोलीय दर्पण है, ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया, इसका ध्रुव हो गया। मैंने सबके बारे में आपको बता दिया। ये दर्पण M1 तथा M2 दर्पण का नाम ले लेते हैं। ठीक, तो सबसे पहली इसमें नियम क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाती हैं। तो हमारा फर्स्ट लॉ हो गया। ठीक, मतलब कि मुख्य अक्ष के समांतर, समांतर मतलब मुख्य अक्ष और उस रेखा के बीच का अंतर जो है वो समान होना चाहिए। तो मान लीजिए अगर कोई रेखा हम ले गए परावर्तक पृष्ठ पे डाल रहे हैं, तो सीधा वो लेंस के फोकस से होकर जाएगी। ये हमारा फर्स्ट नियम है। नीचे से भी कोई रेखा लेके जाएंगे तो वो भी हमारी फोकस से होकर जाएगी। ठीक, ये हमारा फर्स्ट नियम है। ठीक, ये हमारा फर्स्ट नियम है। तो फर्स्ट नियम हमारा क्या बोल रहा है कि मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें, लिखते नहीं है, वही सिंपल सी बात है, ध्यान रखोगे आप। मतलब कि क्या बोला है कि लेंस से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है, हमारा फर्स्ट नियम है। सेकंड नियम हमारा क्या बोल रहा है कि सेकंड नियम हमारा है कि यदि कोई रेखा अगर ध्रुव पे गिराई जाएगी
मान लीजिए कोई रेखा ऐसे है, 1 मिनट इसको साफ करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं हमारा नेक्स्ट नियम क्या बोलता है। मान लीजिए कोई एक दर्पण है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये इसका ध्रुव है, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। तो फर्स्ट नियम हमने बताया कि लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाती है। लेकिन अगर वही किरण वक्रता केंद्र से होकर जाएगी तो लेंस से परावर्तन के पश्चात जैसे यही किरण गई है वक्रता केंद्र से, तो लेंस से परावर्तन के पश्चात पुनः उसी दिशा में लौट जाएगी। ना इसमें परावर्तन होगा ना ही अपवर्तन। अपवर्तन क्या होता है आगे देखेंगे। अगर वक्रता केंद्र से होकर जाएगी प्रकाश किरण तो लेंस दर्पण से परावर्तन के पश्चात उसी दिशा में लौट जाएगी। लेकिन अगर मुख्य अक्ष के समांतर होकर जाएगी प्रकाश किरण तो लेंस दर्पण से, कलाई कर देते हैं, दर्पण से परावर्तन के पश्चात फोकस से जाएगी। हमारा सेकंड नियम हो गया। अगर कोई प्रकाश किरण बिंदु P पर गिराई जाती है तो जितने अंश के कोण के साथ वो आपतित होगी उतने अंश के कोण के साथ परावर्तित होगी। ये हमारा तीसरा नियम हो गया। इन्हीं तीन नियमों के नियम से हम आगे प्रतिबिंब को मतलब कि दर्पण से इमेज क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट नियम हमारा क्या है। सबसे पहले आप एक बात ध्यान रखेंगे कि कोई दर्पण है, अगर कोई दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया। मान लीजिए इसका नाम दे देते हैं पी से डिनोट करते हैं। ये हमारा फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। कोई किरण अगर आप इस दर्पण पे गिरा रहे हो तो हम मनचाही स्थिति से इसको नहीं मोड़ सकते कि हमारा मन कहा तो यहाँ से मोड़ देंगे, हमारा मन कहा तो यहाँ से मोड़ देंगे। इसकी भी एक कंडीशन होती है। कंडीशन क्या होती है, हमने परावर्तन का नियम पढ़ा है कि आपतन कोण तथा परावर्तन कोण बराबर होता है। मतलब जिस कोण से आपतित हुई है, जिस कोण से आपतित हुई है उसी कोण से परावर्तित होगी। अगर यहाँ पर देखा जाए तो अगर हम अभिलंब खींचा जाए, अभिलंब कहाँ से खींचा जाता है, वक्रता केंद्र से। ठीक है, तो वक्रता केंद्र से हम अभिलंब खींचेंगे तो जितनी अंश के कोण के साथ ये आपतित हुई, अब अगर अभिलंब यहाँ से खींचा जाए, अभिलंब का मतलब कोई सीधी रेखा, ठीक है, तो एक सीधी रेखा जब खींचा जाएगा तो यहाँ पर कोई कोण बनेगा। मान लीजिए थीटा अंश का कोण बन रहा है, तो जितने अंश के कोण के साथ आपतित हुई उतने अंश के कोण के साथ परावर्तित होगी। ठीक, तो ये फोकस से ही होकर जाएगी, ये नियम है। और कोण जो परावर्तक नियम है उसको तोड़ेगा नहीं, परावर्तक नियम का एकदम पालन होगा और दोनों कोण हमारे यहाँ पर बराबर होंगे। ठीक, तो ये बात ध्यान रखेंगे कि कोई जरूरी नहीं है कि हम जहां से चाहे तहां से मोड़ दें। फोकस से होकर जाती है तो परावर्तक के नियम का पालन करके जाती है। तो अब देखते हैं गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब का बनना। गोलीय दर्पण से प्रतिबिंब के बनने की 6 कंडीशन होती है, मतलब 6 तरीके से इमेज क्रिएट होती है। तो सबसे पहला तरीका देखेंगे। सबसे पहले हम अवतल दर्पण में देखेंगे कैसे इमेज बनता है। ठीक है, ये हमारा एक बन गया अवतल दर्पण, इसके पीछे हो गई कलई। ठीक, ये इसका हो गया मुख्य अक्ष, ये इसका हो गया बिंदु P ध्रुव, ये इसका हो गया फोकस, ये इसका हो गया वक्रता केंद्र। ठीक, ये पूरा हो गया मुख्य अक्ष। बस इतना बात है। तो सबसे पहली कंडीशन हमारी क्या बनती है, जब वस्तु अनंत पर हो। जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत पर रखी हो। ठीक, जब वस्तु अनंत पर रखी हो, अनंत की मतलब कोई दूरी निश्चित नहीं है, वो कितनी भी दूरी पर रखी जा सकती है। तो मान लीजिए इतनी दूर पर रखी है। अनंत मतलब थोड़ी, अब यहाँ पर हम लिखेंगे अनंत मान लिया जाता है। तो मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, कोई वस्तु है। तो सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने के लिए वस्तु से हम केवल 2 किरण लेके चलेंगे। किरण तो बहुत सी चल सकती है, लेकिन एक बात मैं बताना चाहता हूँ, दर्पण में जितनी इमेज क्रिएट होंगी ये सब फिक्स है, पहले से ही पता है कि कौन सी इमेज कहाँ पर बनेगी। ठीक, बात यही है कि इसमें हमको नियम का पालन करके बनाना है। बनता तो वही पर है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ पहले से इसमें फिक्स है कि प्रतिबिंब कहाँ पर क्रिएट होगा। ठीक है, तो सबसे पहले अगर वस्तु अनंत पर रखी हुई तो यहाँ से 2 किरण हम लेके चलेंगे। ठीक, मान लीजिए 2 किरण हमारी चली, 2 किरण चली। ठीक, ऐसे 2 किरण चली। तो हम जानते हैं मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात, दर्पण से अपवर्तन के पश्चात दर्पण के फोकस से होकर जाती हैं। तो दोनों किरणें हमारी फोकस से होकर जाएंगी। ठीक, फोकस से होकर जाएंगी, तो यही हमारा इमेज जो होगा बन जाएगा। ठीक, इमेज की प्रकृति भी लिखेंगे, कैसा इमेज बना है। तो जब हमारी किरण जहां पर काटती है वहीं पर इमेज बनता है। अभी तो छोटा बना, अभी थोड़ा बड़ा बनेगा और एक बहुत बड़ा इमेज बनेगा। ठीक, सभी कंडीशन 6 कंडीशन बनेगी, हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो सबसे पहले एक वस्तु ली गई, अनंत पे ली गई। अनंत के बाद अभी यहाँ पर ली जाएगी वक्रता केंद्र तथा अनंत के बीच, मतलब वस्तु यहाँ पर एक बार रखी जाएगी। ठीक, फिर वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी जाएगी।
फिर एक बार वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाएगी, फिर एक बार वस्तु फोकस पर रखी जाएगी, फिर एक बार वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाएगी। 6 कंडीशन देखो, 1 2 3 4 5। एक तो वस्तु अनंत पर रखी गई, 6 कंडीशन बनेगी। हर कंडीशन में बिंदु के आकार का नहीं बनेगा। अभी प्रतिबिंब एक तो इतना बड़ा बनेगा, ठीक है, एक इतना बड़ा बनेगा, एक दर्पण के पीछे बनेगा जो कि इतना बड़ा बनेगा। तो अभी डरने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले प्रतिबिंब बनाने के बाद हमको उसकी प्रकृति लिखनी पड़ती है। प्रकृति का मतलब प्रतिबिंब कैसे बना है, छोटा बना है कि लंबा बना है कि बड़ा बना है, ठीक है। तो प्रकृति कैसे लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति, प्रतिबिंब की प्रकृति, ठीक। सबसे पहली बात प्रतिबिंब जो है बिंदु के आकार का बना है। प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बना है, बिंदु के आकार का बना है, ठीक। दूसरी बात, प्रतिबिंब वास्तविक बना है। वास्तविक कैसे, इमेज जो है रियल में काटी है, मतलब कि हमने इमेज को डाट करके पीछे नहीं बढ़ाया कि आभासी। अभी मैं बताऊंगा कि एक्चुअली में काटना क्या होता है और आभासी मतलब आभासी काटना क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिबिंब बिंदु के आकार का बना है, प्रतिबिंब वास्तविक बना है मतलब सच में बना है। झूठ में क्या बनता है, क्या झूठ में नहीं बनता है, उसको मान लिया जाता है, कल्पना कर ली जाती है कि प्रतिबिंब बना होगा, ठीक। प्रतिबिंब वास्तविक बना है, वास्तविक बना है। और एक बात ध्यान रखिए कि दुनिया का हर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है, दुनिया का हर एक वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है। तो जब वास्तविक बना है तो हमारा उल्टा बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है, उल्टा प्रतिबिंब बना है, ठीक। एक बात और आप लिख सकते हो कि प्रतिबिंब जो है फोकस पर बना है। अब देखते हैं जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी जाती है, मतलब कि यहाँ। तो आइए देखते हैं। तो हमारी फर्स्ट कंडीशन होगी। अब देखते हैं सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन क्या है, जब हमारी वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी होगी, ठीक। तो सबसे पहले दर्पण बना लेते हैं। तो अवतल दर्पण से हम प्रतिबिंब का बनना देख रहे हैं। अभी हम देखेंगे उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। उत्तल दर्पण में 2 कंडीशन बनती है, ठीक है। ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ठीक। बार बार इसलिए मैं बना रहा हूँ क्योंकि आपको सभी पॉइंट याद हो जाएंगे। ये होता है दर्पण का ध्रुव, यहाँ पर होता है हमारा फोकस, यहाँ पर होता है वक्रता केंद्र, ये होता है हमारा मुख्य अक्ष, ठीक। तो सेकंड कंडीशन हमारी क्या है, जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र का मतलब वक्रता केंद्र C के बीच हो, C के बीच हो, ठीक। जब वस्तु अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच होगी, मतलब कि यहाँ ये हमारा अनंत हो गया, ये हमारा वक्रता केंद्र, उसके बीच में वस्तु रख दी गई है, ठीक। तो ये हमारी वस्तु हो गई। तो सबसे पहले यहाँ से एक किरण चलेगी, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से लौट जाती हैं, ठीक। दूसरी किरण हमारी चलेगी, तो सबसे पहले अगर हम फर्स्ट किरण लेके चले तो फर्स्ट किरण हमारी मुख्य अक्ष के समांतर गई और फोकस से लौट गई। दूसरा नियम हम क्या जानते हैं, अगर हमारी किरण फोकस से जाती है, ठीक। एक नियम ये भी होता है, मैंने बताया नहीं, ठीक। अगर किरण फोकस से होकर जाएगी तो लेंस से परावर्तन के पश्चात वह मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, मतलब कि उसी का उल्टा। अगर मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो फोकस से लौटती है, लेकिन अगर फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो सबसे पहले फोकस से अगर हम लिए गए तो ये मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी, ठीक। जब मुख्य अक्ष के समांतर हो गई तो किरण यहाँ पर काट दी, ठीक। तो यहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन जाता है, यहीं पर प्रतिबिंब बन जाता है। एक नियम हमने आपको बताया नहीं था। सबसे पहले एक नियम होता है, तो मुख्य अक्ष के समांतर जाती है तो परावर्तक पृष्ठ मतलब कि फोकस से लौट जाती है, लेकिन अगर किरण वही फोकस से जाएगी तो मुख्य अक्ष के समांतर हो जाएगी। तो मुख्य अक्ष के जब समांतर हो गई तो यहीं पर किरण हमारी काट दी, ठीक। तो यहीं पर प्रतिबिंब हमारा बन गया। अब प्रतिबिंब के बारे में लिखेंगे, प्रतिबिंब की प्रकृति क्या होती है। प्रतिबिंब की प्रकृति में क्या लिखेंगे, सबसे पहले रियल में काटी है तो प्रतिबिंब क्या हमारा होगा, प्रतिबिंब हमारा होगा वास्तविक, प्रतिबिंब वास्तविक। हर वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उल्टा बनता है, तो यहीं पर ब्रैकेट में लिख देंगे उल्टा, ठीक। और सेकंड क्या लिखेंगे कि प्रतिबिंब कहाँ बना है, प्रतिबिंब C तथा F के बीच बना है, प्रतिबिंब C तथा
एफ के बीच बना है। ठीक, थर्ड कंडीशन क्या लिख देंगे, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बना है। बस दो कंडीशन लिख देंगे, बहुत है। ठीक, प्रतिबिंब वास्तविक बना है, उल्टा बना है, प्रतिबिंब सी तथा एफ के बीच बना है। अब देखते हैं कौन सी कंडीशन, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी होगी। तो आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन है हमारी, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखे हो। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम एक अवतल दर्पण बना लेंगे। ठीक, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया, ये इसका ध्रुव हो गया, ये इसका फोकस हो गया, ये इसका वक्रता केंद्र हो गया। तो वस्तु यहीं पर रखी जाएगी। तो ये हमारी थर्ड कंडीशन है, जब वस्तु वक्रता केंद्र मतलब सी पर रखी हो, सी पर रखी हो। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो, तो सबसे पहले किरण ले चलेंगे, लेंस से अपवर्तन के पश्चात फोकस से होकर जाएगी। ठीक, फिर एक किरण हमारी फोकस से होकर जाएगी। जब किरण फोकस से हो जाएगी तो लेंस से, सॉरी मैं बार बार लेंस बोल दे रहा हूँ, दर्पण है। ठीक है, तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वह सीधा लौट जाएगी और यहाँ पर काट देगी। देखो यहाँ पर काटता नहीं है क्योंकि मैं हाथ से बना, मतलब कि बोर्ड पे बना रहा हूँ, सही से बन नहीं रहा है। प्रतिबिंब हमारा बनता है यहाँ पर, फिर से ले चलते हैं। ठीक, ये हमारी किरण आई और सीधा यहाँ पर काटती है, यहाँ पर, मतलब प्रतिबिंब एकदम बराबर का बनता है यहाँ पर। इस कंडीशन में आप अगर पेंसिल मतलब कि प्रकार उभार का प्रयोग करेंगे एकदम एकदम उचित बनेगा यहीं पर वक्रता केंद्र पर। ठीक है, तो इस कंडीशन में जो हुआ हमारा प्रतिबिंब बनता है वस्तु के बराबर बनता है, और वक्रता केंद्र पर रखी होगी तो वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो इसकी हम प्रकृति लिखेंगे प्रतिबिंब की, यहाँ पर तीर का निशान लगा देंगे। कि तीर का निशान लगाने का मतलब है कि किरण कहाँ से चली है, कहाँ से परावर्तित हुई है। ठीक है, तो इसकी प्रकृति लिखेंगे हम। प्रकृति क्या हम लिखेंगे, सबसे पहली प्रकृति, प्रतिबिंब जो है वास्तविक बना है, वास्तविक बना है, और दुनिया का हर वास्तविक प्रतिबिंब उल्टा होता है। ठीक, और बड़ा बना हुआ है, बड़ा नहीं, प्रतिबिंब इसमें बनता है वस्तु के बराबर, वस्तु के बराबर प्रतिबिंब। इसके पहले वाले में वस्तु से छोटा बना था। ठीक, फिर हमारी थर्ड कंडीशन, थर्ड हम प्रकृति लिखेंगे। थर्ड प्रकृति हम लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब वक्रता केंद्र पर बना है, प्रतिबिंब सी पर बना है। ठीक, अब देखते हैं नेक्स्ट कंडीशन। नेक्स्ट कंडीशन क्या होगी, जब हमारी वस्तु फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच रखी हो। तो आइए देखते हैं। तो नेक्स्ट कंडीशन हमारी है वस्तु, जब वस्तु वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जाएगी। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले एक अवतल दर्पण, पीछे कलाई कर देंगे। ठीक, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया मतलब ध्रुव, ये हो गया हमारा फोकस, ये हो गया वक्रता केंद्र, यहीं पर वस्तु रखी जाएगी। तो ये हमारी कौन सी कंडीशन है, थर्ड कंडीशन है। एक मिनट, थर्ड नहीं, फोर्थ कंडीशन है। कैसे, सबसे पहले वस्तु अनंत पर रखी गई, फिर अनंत तथा वक्रता केंद्र पर रखी गई, फिर वक्रता केंद्र पर रखी गई, फिर अब वक्रता केंद्र तथा फोकस के बीच रखी जा रही है। तो लिख लेंगे। ठीक है, वस्तु, तो सबसे पहले जब किरण ले चलेंगे तो लेंस से, जब मुख्य अक्ष के समांतर है तो लेंस से परावर्तन के पश्चात फोकस से होकर चली जाएगी। फिर किरण हम फोकस से ले जाएंगे। ठीक, तो लेंस से परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के जब समांतर होगी तो यहीं पर काट देगी और इमेज यहीं पर बन जाएगा। ठीक, इमेज यहीं पर क्रिएट हो जाएगा। तो इमेज की प्रकृति अब लिख देते हैं हम। ठीक, प्रकृति हम लिख देंगे अब। ठीक, तो प्रकृति में हम क्या लिखेंगे कि फर्स्ट प्रकृति हम लिखेंगे प्रतिबिंब जो हमारा वास्तविक है, प्रतिबिंब वास्तविक है, वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उल्टा होता है। एक पॉइंट हम ये भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब हमारा उल्टा है, यहीं पर मैं लिख देता हूँ। बाकी पेपर में अगर आएगा बनाने को तो थोड़ा अच्छा लगने के लिए 4 पॉइंट बना देगी, 4 पॉइंट बना दीजिएगा आप यहाँ पर, फिर एक कंडीशन लिख दीजिएगा प्रतिबिंब हमारा उल्टा बना है। ठीक, सेकेंड पॉइंट हमारा होगा प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है, प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा है। ठीक,
थर्ड कंडीशन लिख दीजिएगा, प्रतिबिंब अनंत तथा वक्रता केंद्र के बीच बना है। अनंत तथा सी के बीच बना है। ठीक, तो हो गया। अब देखते हैं जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी, तो आइए देखते हैं। तो अब देखते हैं जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी। ठीक, तो ये हमारा दर्पण हो गया। ठीक, कलाई हो गई पीछे, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका ध्रुव, ये इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र। यहीं पर अब हम वस्तु रख देंगे फोकस पर। तो लेंस से परावर्तन के पश्चात फोकस से लौट जाएगी। ठीक, मान लीजिए 1 मिनट, ये हमारा फोकस, तो लेंस से परावर्तन के पश्चात फोकस से लौट जाएगी। 1 मिनट बन नहीं रहा, थोड़ा 1 मिनट, 1 मिनट सीधा करते हुए। तो अब देखते हैं जब वस्तु फोकस पर रखी जाएगी। ठीक, तो ये हमारा हो गया अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष, ये इसका मतलब कि ध्रुव, ये इसका फोकस, ये इसका वक्रता केंद्र, यहीं पर वस्तु रखी जाएगी। तो सबसे पहले मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो समांतर जाने में क्या होगा कि फोकस से लौट जाएगी। ठीक, अब दोबारा फोकस से नहीं जा सकती, क्योंकि देख रहे हो कि तो सीधा ध्रुव पर गिराई जाए या फिर वक्रता केंद्र से लिया जाए, दोनों कंडीशन कर सकते हो। जब ध्रुव पर आप गिराओगे, मान लीजिए ध्रुव पर नहीं गिराओ, वक्रता केंद्र से लेके जाओ, कम अच्छा लगा। जब वक्रता केंद्र से, मैंने बताया था जब वक्रता केंद्र से रेखा जाएगी तो दर्पण से परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी, ना कि परावर्तन होगा। ठीक है, तो मान लीजिए अगर वक्रता केंद्र से ले गई कोई रेखा, ठीक, जब वक्रता केंद्र से जाएगी तो परावर्तन के पश्चात लौट आएगी। तो इस कंडीशन में क्या देख रहे हो कि प्रतिबिंब जो हमारा, मतलब कि कोई रेखा काट नहीं रही एक दूसरे को। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर मान लिया जाता है कि कहीं पर तो काटेगी कोई, मतलब मान लिया जाता है कि अनंत पर काटेगी। ठीक है, तो अनंत पर प्रतिबिंब बनेगा। तो अनंत प्रतिबिंब बनने का मतलब है कि प्रतिबिंब जो बनेगा बहुत बड़ा बनेगा। ठीक, तो इसकी प्रकृति क्या लिखेंगे, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा, प्रतिबिंब अनंत पर बनेगा। ठीक, वास्तविक बनेगा, और वास्तविक बनेगा तो उल्टा बनेगा। ठीक, इस कंडीशन में जो होता है प्रतिबिंब वस्तु से बहुत बड़ा बनता है, वस्तु से बहुत बड़ा। ठीक, अब देखते हैं सबसे लास्ट कंडीशन, बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशन है। ठीक, आइए देखते हैं। तो हमारी सबसे लास्ट कंडीशन है और आज तक की सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन, ये बहुत बार पेपर में पूछा गया है। ठीक, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अवतल दर्पण बना लेंगे, पीछे कलाई कर देंगे। अभी तक तो आपको याद हो जाना चाहिए था कि फोकस क्या है, ध्रुव क्या है, याद हो गया भी होगा। ठीक, जब वस्तु फोकस तथा ध्रुव के बीच रखी जाएगी, तो सबसे पहले किरण चलेगी मुख्य अक्ष के समांतर, परावर्तन के पश्चात फोकस से लौट जाएगी। ठीक, दूसरी कंडीशन में, अब तो फोकस से, अगर फोकस से तो जा नहीं सकती, फिर कहाँ से ले जाएंगे, फिर वक्रता केंद्र से ले जाएंगे। ठीक, जब वक्रता केंद्र से जाएगी किरण, इसको थोड़ा बड़ा बनाना पड़ेगा, इतनी। ठीक, समझ लीजिएगा, आप बनाओगे तो सही से बन जाएगा। ठीक, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर जाएगी तो यहाँ पर काट नहीं रही है। जब हमने फोकस पर देखा था तो किरण ऐसे बनी हुई थी, मतलब कि लग रहा था कि कहीं पर काटेगी, लेकिन यहाँ पर किरण कैसे बनी रही है, यहाँ पर कुछ किरण ऐसे बन रही है, ऐसे। मतलब अगर इनको हम पीछे मिलाएं कहीं, तो ये पीछे मिलने की इनकी संभावना है। ठीक, इस किरण को जब हम पीछे मिलाएंगे, इस प्रकार से पीछे मिलाते जब जाएंगे तो यहीं पर काट देगी, और यहाँ पर इमेज, एक बड़ा सा इमेज क्रिएट हो जाएगा। तो यहाँ पर जो इमेज बनेगा वो हमारा बनेगा आभासी, और आभासी प्रतिबिंब सीधा होता है, जबकि वास्तविक प्रतिबिंब हमारा उल्टा होता है। तो प्रतिबिंब की प्रकृति में लिखेंगे सबसे पहले, प्रतिबिंब की प्रकृति में सबसे पहले लिखेंगे कि प्रतिबिंब हमारा, प्रतिबिंब आभासी बना है, आभासी, आभासी प्रतिबिंब हमारा सीधा होता है, और क्या, दर्पण के पीछे बना है, दर्पण के पीछे बना हुआ है। थर्ड कंडीशन क्या लिख सकते हैं हम, क्या लिखा जा सकता है, वस्तु से बहुत बड़ा बना है, वस्तु से
बड़ा बना है या बहुत बड़ा बना है। ठीक, तो 6 कंडीशन हो गई। ये वाली कंडीशन भी बहुत इंपॉर्टेंट। देखो, सबसे पहले लेंस से परावर्तन के पश्चात फोकस हो जाएगी। जब आप पेंसिल और पटरी का यूज करेंगे तो बहुत अच्छा बनेगा। सबसे पहले नियम जानते रहिए, बस प्रतिबिंब बना लेंगे आप। तो सबसे पहले लेंस से मुख्य अक्ष के समांतर जाने वाली प्रकाश किरणें फोकस से जाती है, नियम जानते हो। अगर वक्रता केंद्र से कोई प्रकाश किरण जाएगी तो परावर्तन के पश्चात वक्रता केंद्र से ही लौट जाएगी। तो हमको जब सभी रेखाएं दिखी तो हमको ऐसा लगा कि अगर पीछे अगर इसको बढ़ाया जाए तो ये काट सकती हैं, जबकि फोकस में हमको ऐसे मिला था, एकदम इनके बीच का जो गैप था वो बराबर दिख रहा था। इसी वजह से बोला जा सकता है ना कि आपने फोकस में क्यों पीछे नहीं बढ़ाया, तो यही कारण है। तो यहाँ पर हमको, यहाँ पर जो कैसे दिखा, इस प्रकार से दिखा, मतलब अगर पीछे बढ़ाया जाए तो यहाँ पर मिल जाएगी, तो इसी कारण इसको पीछे बढ़ाया गया है। इसमें भ्रमित मत होइएगा आप लोग। ठीक है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब बन गया, प्रतिबिंब की प्रकृति लिख दिया गया। ठीक, तो बस आज के लिए इतना ही। आगे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा, गुड बाय।